अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं ऑटम 2010 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। नसीम लिमिटेड के नाम से सवाल है। चलें जी सवाल को सॉल्व करते हैं। नसीम प्राइवेट लिमिटेड NPL इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स and is launching a new product. The production will be carried out using existing facilities. However, the capacity of a machine will have to be increased at a cost of 3 million. The budgeted cost per unit are as under: imported material, local material, labor, variable overheads, selling and administration cost variable. Other relevant details are as under: number 1, net weight of each unit of finished product will be 1.6 kilograms. ये नेट वेट है हर यूनिट का, यानी कि आफ्टर लॉसेस है। During production, 5% of material input will evaporate. The remaining waste will be disposed of at a rate of 580 per kg. कुछ वेस्ट ऐसा है जो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और बाकी जो है वो आप बेच दोगे। The cost of existing plant is 10 million. The rate of depreciation is 10% per annum. Administration and other fixed overheads amounts to 150,000 rupees per month. As a result of the introduction of the new product, these will increase to 170,000 per month. The management estimates that 20% of the facilities will be used for the new production. The company fixes its sales price at variable cost plus 25%. Applicable tax rate for the company is 35%. Compute the sales quantity and value required to achieve a targeted increase of rupees 4.5 million in after tax profits. देखिए, टारगेटेड इंक्रीज इन प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि ये प्रोडक्ट आने की वजह से जो प्रॉफिट है ना वो इतने से इंक्रीज हो, इसके लिए क्या क्या करना है ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये CVP प्लस डिसीजन मेकिंग का सवाल है और हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के आने की वजह से कितने से रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, इस प्रोडक्ट की आने की वजह से कितने से कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और उस बेसिस पर हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो आप पहले से इनकर कर रहे हो, इसके आने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही हैं एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा जी, अब हम सबसे पहली वर्किंग जो कर लेते हैं ना वो ये करते हैं कि यार हमारे पास एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसकी वर्किंग करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। मैं थोड़ी सी चीज़ें शॉर्ट रखूँगा, आप लोग जो है वो ICAP में जब आंसर देखेंगे तो आंसर करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, लोकल रॉ मटेरियल है। ठीक है, पहले इन दोनों की बातें करते हैं। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी मैं सेल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप ICAP में वर्किंग शो करोगे। 1.3 किलो लगता है और 750 का आता है। ठीक है, तो 975 ये कॉस्ट हो गई। लोकल रॉ मटेरियल जो है वो 0.5 इंटू 150, यानी कि लोकल रॉ मटेरियल की कॉस्ट 75 हो गई। अच्छा, ये बात याद रहे कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल 1.3 किलो यूज़ किया है और लोकल रॉ मटेरियल 0.5 किलो यूज़ किया है, यानी कि टोटल आपने 1.8 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा है। अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज में पहला पॉइंट था कि नेट वेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विल बी 1.6 kg, यानी कि आप अगर इनपुट कर रहे हो 1.8 kgs का, और अगर आपका जो नेट वेट है यानी कि जो आउटपुट है यानी कि जो फिनिश गुड्स है उसका वेट 1.6 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल लॉस है ना, टोटल लॉस है वो कितना है, 1.8 माइनस 1.6 यानी कि 0.2 का लॉस है। 0.2 किलोग्राम्स ज़ाया हो रहा है। 2 में लिखा हुआ था ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5% ऑफ मटीरियल इनपुट विल एवेपोरेट। जितना मटीरियल आप इनपुट करोगे उसका 5% एवेपोरेट हो जाएगा, हवा में मिल जाएगा। यानी कि ये आप इनपुट कर रहे हो और इसका 5% बनता है 0.09, ये एवेपोरेट हो गया, हवा में मिल गया। द रिमेनिंग वेस्ट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ रेट ऑफ 80। बड़ी आसान सी बात है, देखें आपने 1.8 किलो इनपुट करा, उसमें से 0.09 किलो एवेपोरेट हो गया, 1.6 आपकी प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, तो 0.11 ऐसा है जो कचरा है, एवेपोरेट भी नहीं हुआ और फिनिश गुड्स में भी नहीं है, और उसको आप बेच सकते हो। या आप इस लॉस में से क्या करो कि 0.2 के लॉस में से 0.09 को हटा दो, तो 0.11 का ऐसा लॉस है जो कचरे की फॉर्म में है और जो आप स्क्रैप में बेच सकते हो। तो इससे कुछ आपको पैसे मिलेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, और ये 0.11 आप बेचोगे कितने में, बोलता है 80 किलो के हिसाब से बिकेगा, तो 0.11 किलोज मल्टीप्लाइड बाय 80, ये कुछ कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो मटेरियल की जो नेट कॉस्ट आती है
वो आ रही है 1041.2। इसके अलावा इस प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स और लेबर 2 घंटे 300 रुपये के हिसाब से, ठीक है, लेबर 2 घंटे 300 रुपये के हिसाब से 200 इंटू 2 इंटू 300। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड जो है ₹200 पर लेबर आवर, तो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हो जाएंगे आपके 2 इंटू 200 यानी कि 400 रुपये, ठीक है। इसके अलावा कोई वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिन की वेरिएबल कॉस्ट है 359, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इन सबको ज़रा एक बार ऐड कर दें, ये बनता है 2400.2, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ठीक है ना। और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, आप सवाल तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, आपको जो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी वो 24.2 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। अच्छा, बुलेट 1 बुलेट 2 हमने देख लिया। बुलेट 3 में बोलता है द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट इज 10 मिलियन, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। एग्जिस्टिंग हमारे पास एक प्लांट है, 10 मिलियन उसकी कॉस्ट है और उसकी 10% की डेप्रिसिएशन है। लेकिन ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँ ना करूँ लॉन्च, तो ये डेप्रिसिएशन तो मुझे इनकर होगी ही होगी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, ऊपर कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, नसीम प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट यूजिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, however the capacity of a machine will have to be increased at a cost of 3 million। अब देखें, ये मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर करी है वो 10 मिलियन नहीं है, वो तो ऑलरेडी इनकर करी हुई थी। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंक्रीमेंटल मैंने एक कॉस्ट इनकर करी है वो मशीन की है और वो 3 मिलियन की मशीन है, और उसकी वजह से जो इंक्रीमेंटल या इजाफी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है वो 3 मिलियन का 10% है, विच इज़ 300,000, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है, एडमिन एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंट्स टू 150,000 पर मंथ एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, दीज विल इंक्रीज टू 170,000 पर मंथ। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स वो भी अभी तक 1.5 लाख हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को लाने की वजह से 1,70,000 हो जाएंगे पर मंथ, यानी कि हर महीने के ये 170 पे चले जाएंगे, कहाँ से, 1.5 लाख से। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट हो गई, और साल में 12 महीने होते तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट 20% ऑफ द फैसिलिटीज़ विल बी यूज फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ये मेरे लिए बात रेलेवेंट है, जितनी भी फैसिलिटी यूज़ करें, जो कॉस्ट इनकर हुई उसको मैंने हिसाब किताब कर लिया, उसको हिसाब किताब में ले आया हूँ। अच्छा जी, द कंपनी फिक्सेस इट सेल्स प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% मेरी सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो मेरी सेलिंग प्राइस होगी, मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो गालिबन मेरे हिसाब से होनी चाहिए 2400 जो है, इसको मैं 1.25 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.25 से। 25% वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 3,000 होनी चाहिए, यानी कि एक यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो होनी चाहिए कोई 600। आप फॉर्मेटिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा, वो मैं ख्याल नहीं रख रहा। एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज़ 35%। कंपनी का जो टैक्स रेट है ना वो 35% है, 35% जो मैं कमाता हूँ वो टैक्स में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, बोलता है कंप्यूट दी सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी कि मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 4.5 मिलियन चाहिए, 4500000। और अगर टैक्स का रेट 35% है तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर भी आ सकता हूँ। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर कैसे आ सकता हूँ, 4.5 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये टैक्स के बाद होगा, यानी कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 35% माइनस हुआ होगा, उसके बाद होगा, यानी कि ये 65% होगा। यानी कि अगर इसको ग्रॉसअप करना है तो मैं 65 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6923076। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सर कैसे चेक करूँ मैं, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि आप जो है वो इसका 35% लो, आप इसका लो 35%, तो आपका टैक्स आना चाहिए, सही बात है। इसका आपने ले लिया 35%, तो आपका टैक्स आना चाहिए, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मैच कर रहा है, ठीक है जी। तो ये तरीका होता है पीबीटी पे पहुंचने का। पीबीटी से पहले आपके जो फिक्स कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं वो कितने, फिक्स कॉस्ट के एक्सपेंसेस जो हैं वो 540 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स कॉस्ट से पहले क्या होती है, कंट्रीब्यूशन।
अच्छा देखिए, मैं कॉन्सेप्ट्स तो ज़ाहिर है डिस्कस नहीं कर रहा, वो तो हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ उससे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 7463,077, करेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आती है। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन है जो मुझे चाहिए, और ये एक यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन मिलती है वो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ढूंढने हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 600 है, तो 12437 यूनिट्स आएंगे। सवाल में लिखा हुआ था कंप्यूट दी सेल्स क्वांटिटी, यानी कि 12437 एंड वैल्यू बोलता है, तो इसको हम सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 37315,385। रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स। तो यह हमारा सवाल था, आसान सा सवाल था, ज़्यादा मैंने लंबा नहीं किया क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में दे चुका हूँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना मेरा टारगेट था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।